हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए जीके और इंग्लिश के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके परीक्षा में साथों डायरेक्ट सवाल पूछे जाने वाले हैं। यकीन मानिए साथों, आज की सेशन में हम लोग केवल 55 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका केवल जीके रहेगा साथों और इंग्लिश रहेगा। जिस तरह से अभी तक एसएससी ने एमटीएस का पेपर बनाया है साथों, जिस लेवल का सवाल बना रहा है, आज की सेशन में साथों पूरा संभावित प्रश्न करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है साथियों, तो ये सेशन जरूर अटेम्प्ट करके जाए, एक बार एनालिसिस करके जाए कि आपकी तैयारी एस लेवल की है। तो पेपर का पूरा पैटर्न रहेगा साथियों। इसमें हम लोग कुल क्वेश्चनों की संख्या 55 करेंगे। सही करने के लिए छपका 45 दिया जा रहा है 55 में से। याद रखिए तो इसमें आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, क्योंकि जीके इंग्लिश है, क्योंकि आपका पेपर सेकंड सेशन का जो होगा इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, वो आपका जीके और इंग्लिश पे। मैथ रीजनिंग तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे यदि आपका बेसिक क्लियर है तो। इसमें साथियों आपका टोटल याद रखिएगा 3 5 जा आपका 15 3 5 जा 165 नंबर का ये टेस्ट हो रहा है, लाइव चलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे डेली क्यू जो होता है सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। और इस समय शाम को 6:30 बजे आपको एसएससी जीडी क्लास प्रोवाइड की जा रही है, पिछले 5 वर्षों का पेपर। यदि आपने अभी तक एसएससी जीडी का भी फॉर्म नहीं फिलअप किया तो भर दीजिए, क्योंकि उसका भी लास्ट डेट आपका मंडे तक ही, यानी आपका 14 अक्टूबर तक ही है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टारगेट विथ विवेक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, जितने भी सवाल है इसमें हमने आपको एक बार फिर से कराया हुआ, एक बार रिविजन के तौर पर ये हम सवाल आपके लिए करा रहे हैं। बांसखेड़ा अभिलेख बताइए किस शासक से संबंधित है। लेकिन साथियों वही सवाल हम करा रहे हैं जो आपके परीक्षा में अभी तक 15 शिफ्टों में पेपर में आया, उससे रिलेटेड एक एक सवाल इसमें हम लोग लिए हैं। तो बांसखेड़ा अभिलेख आपका हर्षवर्धन शासक से संबंधित है। पहले का बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। तो साथ ही मालवा का पठार स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आप सभी स्कोर बताएंगे कि आप सभी का स्कोर कितना बना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो साथ ही किस परिस्थिति में भारत में जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसको कम किया जाता है। तो साथ ही जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, तब इसके तहत क्या होता है, भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो साथी जो 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, वो सबसे पहली बार आपका दांडी से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही इनमें से प्लास्टिक मनी के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिएगा आप लोग। तो सर जी आपका ये क्रेडिट कार्ड है, जो आप सीसी के नाम से जानते हैं, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है। बुद्ध ने डैश अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। आप सभी को पता होगा सभी, बुद्ध जी ने, जो महात्मा बुद्ध जी ने जो आपका 5 शिष्यों को भी मतलब कि पहली बार उपदेश दिया था, जो कि साथियों सारनाथ में दिया था, और वहीं से अपना कार्य की नींव रख दिया कि अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध जी ने अपना सारनाथ में जो साथियों पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की क्या रखी थी, आधारशिला रख दिया था, वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि 5 सदस्यों को भी यहीं पर दिया था। आपके पेपर में सवाल आया कि 5 सदस्यों को बुद्ध जी ने सबसे पहले कहाँ पर उपदेश दिया, तो वो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और सारनाथ कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में पड़ता है, बनारस में पड़ता है, बनारस के जस्ट बगल में। साथी किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। हर शिफ्ट में साथी शिलालेख से सवाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो साथी याद रखिए अशोक को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। सबसे पहले शिलालेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं? तो बताइए साथियों, इन महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर से जोड़े गए हैं? तो याद रखिए साथियों, हिंद और आर्कटिक महासागर। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? यदि साथियों हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटा देते हैं कि हमें प्राप्त हो जाता है? तो साथियों मूल्यह्रास, याद रखिए मूल्यह्रास से। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की जो धार्मिक नीति की आलोचना किया था वो बदायूं ने किया था साथी। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है? रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो नंदन नीलेकणी हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है? आपसे पूछा जा सकता है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध है साथी ये पोलो से। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी साथी। बिल्कुल सर जी, तो गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में भी कौन है? गोदावरी नदी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। भाई एक बात आप गौर किया है कि नहीं? अभी तक एसएससी एमटीएस का 15 शिफ्टों का पेपर हुआ है, अभी तक भाई गंगा से मतलब नदी से सवाल एक भी सवाल नहीं आया अभी तक पेपर में। ऐसा भाई पहली बार हो रहा है। बाई चांस एक आध 2 शिफ्ट में आया हुआ है, लेकिन भाई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा, न तो आपका गंगा नदी से रिलेटेड सवाल, न तो आपका मंदिर से रिलेटेड। ऐसी पहली बार हो रहा है एमटीएस के इतिहास में। देखिए किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था? तो साथी सिडबी का किस वर्ष में स्थापना किया गया था? तो साथी 1990 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पेपर में। अभी भी काफ़ी दोस्तों ऐसे हैं कि उनको कंफ्यूज हो रहा है कि सर जी इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा। भाई देखिए आपका मैथ प्लस रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, केवल आपका जीके में और इंग्लिश में रहेगा। जो इंग्लिश जीके रहा इसमें आपका एक नंबर का डायरेक्ट कटेगा। यदि आप 3 नंबर एक सही करते हैं वो 3 भी नंबर मिलेगा। यदि आप एक गलत करेंगे तो डायरेक्ट 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 25-25 रहेगा। इसमें आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप केवल क्वालिफाइंग करना है। जनरल वालों को केवल 12 क्वेश्चन सही करना है, ओबीसी को 10, SC/ST वालों को केवल 8 क्वेश्चन। किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है? बताइए साथियों, इनमें से किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही क्या किया जाता है? निभाया जाता है। तो साथी डोमाकच का, याद रखिए डोमाकच नृत्य में जो हम लोग का मतलब कि पुरुष होता है उनको वो निभा देती हैं स्त्री ही, यानी महिला ही हम लोग का किरदार निभा देती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो साथी डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? बताइए। तो साथी डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं? तो इनमें से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं? तो साथी आंत ज्वर हैं। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? साइंस से आपका साथियों कम से कम 3 सवाल बन रहे हैं भाई, याद रखिए वो भी एकदम बेसिक बायो से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व इनमें से कौन सा है? हमने आपको बताया तो फ्लोरीन है। तो सर जी ऑप्शन ए को क्या कर दिया है? लॉक कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई आप एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से अटैक कर रहे होंगे और आप ही काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे किस तरह का एसएससी अभी तक एमटीएस का पेपर बनाया है। साथी 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो साथी 1 हार्स पावर बराबर तो सर जी 746 वाट होता है। तो 19 का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? जो साथी नाइट्रिक अम्ल होता है आपका HNO3 होता है, वो साथी सोना पे क्या होता है? बेअसर होता है। तो दोस्त यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से किस यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है। तो साथियों किस यद्यपि उद्यान यानी गार्डन कहा जाता है लेकिन वह वास्तव में उद्यान नहीं है। तो साथी ये कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ये आपका डी ऑप्शन का होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कि आप लोग बताइए कि अरुण जेटली स्टेडियम का कहाँ पर स्थित है। उसके बाद बताइए कि साथियों धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है। एक तो आपको बताना है साथियों अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, उसके बाद धर्मशाला स्टेडियम बताना है, तीसरा आपका वानखेड़े स्टेडियम बताना है और चौथा आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम बताना है। ये चारों बताइएगा, आपके पेपर में आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था साथी ये केरल में हुआ था। तो बी ऑप्शन आज क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। और साथ ही हम आपसे डेली कहते हैं कि आपको क्लास करने के बाद अपने से सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, कल से 3rd वीक का एग्जाम फिर से स्टार्ट हो रहा है यानी मंडे से 14 अक्टूबर से। तो साथ ही जिनका भी एग्जाम 14 मतलब कि अक्टूबर के महीने में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है किसी डेट को, और नवंबर के महीने में एग्जाम है, तो भाई आपको सेल्फ स्टडी करना है। हम आपके एक भाई के तौर पर डेली क्लास में बोलते हैं, जो हम लोग की लाइव क्लास होती है उसमें भी हम बात करते हैं, शाम को 6:30 बजे भी क्लास होती है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट हम डेली करते हैं भाई अपने से खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगा खा कप कौन से खेल से संबंधित है, तो साथ ही हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और इंग्लिश तो भाई अपने से एकदम समझिए एक तरह से रटिए भाई, क्योंकि सवाल प्रीवियस ईयर के पूरा सवाल पूछा जा रहा है। लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि निम्न में से क्या है। तो सदस्य जो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि उसका क्या होती है साथी, तो याद रखिए। तो चलिए बताइए अवधि क्या होती है। चलिए 50-50 कर देते हैं, या तो 2 माह या आपका 6 माह, इसको कट कर देते हैं, या तो 1 माह या 3 माह। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए इस सवाल का, सभी साथी बताएंगे। 50-50 कर दिए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो साथी कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखिए दोस्तों पाकिस्तान देश से नहीं होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन सा शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में इनमें से साथी कौन सा शामिल नहीं है, तो याद रखिए साथी कौन है बताइए राइट ऑप्शन। तो रक्षा व्यय नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर दिया गया था, जो कि साथियों बेनेगल नरसिंह राव द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर आपका 28 देखिए, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। ये आपका 4 ऑप्शन नृत्य दिया है, जो कि शास्त्रीय रूप बताने इनमें से कौन सा है। सर ये कथक है, काफ़ी जी सवाल आपने पूछ दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और लास्ट में आप सभी स्कोर जरूर बताइएगा इसलिए कि आपका 165 नंबर में से कितना जो कि जीके इंग्लिश में मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास, किताब के लेखक कौन थे। इनसाइड आईबी एंड द रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास, किताब के लेखक कौन है साथी। तो याद रखिए के शंकरन नायर हैं मेरे भाई। 29 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे। तो साथी मामल्लापुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी थे, तो सभी को पता होगा पल्लव थे। तो साथ ही यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि साथियों चैनल पे जितने भाई आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पे नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आप लोग ऐसी ही तैयारी करने को मिलेगा। डेली क्लास है या कोई भी एग्जाम है, जैसे कि इस समय हम लोग शाम को 6:30 बजे SSC GD का पिछले 5 वर्षों का पेपर फिर से स्टार्ट कर दिया साथियों। यदि आपने पिछले 5 वर्षों का GD का मतलब तैयारी कर लिया, क्वेश्चन को हल कर लिया, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा भाई ना कि आप एग्जाम काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि सारा पैटर्न आपका सेम टू सेम MTS का ही है। उसमें आपका जैसे कि उसमें इंग्लिश जगह हिंदी आता भाई। यदि आप जो फॉर्म भरते समय हिंदी की जगह इंग्लिश करेंगे या इंग्लिश की जगह हिंदी, जो आप प्रीफर करेंगे, आपका मन इंग्लिश है तो इंग्लिश भर दिए, जो आपके पेपर में इंग्लिश आएगा, हिंदी नहीं आएगा। यदि आप प्रीफर करेंगे हिंदी तो हिंदी आएगा आपका। वही से दो मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, GK केवल 20 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश जो आप सब्जेक्ट है उसमें 20 क्वेश्चन, यानी
80 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 160 नंबर का आपका टेस्ट होता है, 1 घंटा का समय दिया था। आप देख सकते हैं एक ही घंटा मिल रहा है आपको, वो भी साथियों 80 क्वेश्चन हल करना है। यानी समझ सकते हैं सवाल का लेवल कैसा आएगा आपके सामने, बहुत ईजी आएगा साथियों। यदि आपने अच्छी से तैयारी किया, आपने देखा इस बार जो आपका कट ऑफ आई थी साथियों 160 में से तो भाई किसी का 164-65 नंबर आ गया था, ऐसा हाल हुआ है इस बार। तो समझ सकते हैं आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, तो केवल 3 महीना आपके बाद एग्जाम हो जाएगा, फरवरी महीने में हो जाएगा। तो अक्टूबर जानते हैं आधा महीना हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी 3.5 महीना बचा है। तो बिल्कुल यहाँ से तैयारी हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। तो 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्त 32 क्या दिया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो साथियों 1856 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो याद रखिए कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 20 ये किससे संबंधित रखता है? तो मेरे भाई नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से। बी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मेघालय का पठार ये आपका है साथी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरी चट्टान नहीं है? तो इनमें से कौन एक कायांतरी चट्टान नहीं है मेरे भाई? तो याद रखिएगा चूना पत्थर कायांतरी चट्टान में नहीं आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या दिया है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो जो आपका भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये आपका स्टार्ट हो गया था 1905 से लेकर 1911 के बीच में, जो कि साथियों बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। जो कि बंगाल आपका विभाजन भी 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन इसका आदेश दिया था, वो भी करवाया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य मेरे भाई ये किस राज्य में स्थित है? याद रखिए तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि अब इसे केवलादेव नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। टोटल आपका इसमें साथियों 20+ इंग्लिश के सवाल है, और वही क्वेश्चन वही पैटर्न है जिस तरह से अभी तक आपका सवाल आ रहा है। देखिए 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पर्यायवाची होता है। तो सबटल का मतलब क्या होता है? तो सबटल का मतलब होता है मेरे भाई कोमल। अब कोमल का आप लोग एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द बताइए। क्या क्राफ्टी हो जाएगा? क्या क्राफ्टी का मतलब आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपका? क्राफ्टी का मतलब चालाक होता है, काफ़ी चालाक, धूर्त। और आपका हर्ष मतलब क्या होता है साथी? हर्ष सबटल मतलब एक प्रकार का कठोर बोल सकते हैं। कैसे भी कठोर हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और फेंट का मतलब क्या होता है? हल्का बहुत, मतलब धीमा होता है या धीम होता है। और आपका स्लाइट मतलब बोलते हैं थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। सबटल कोमल और आपका हर्ष कठोर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपोजिट बताना रहता है विलोम शब्द में। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2 क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, मान के चलेगा। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, इनमें से इनकरेक्ट कौन है बताइए। मैनुअल है जो कि शारीरिक होता है। ग्रेजुअल, भाई ग्रेजुअल का स्पेलिंग क्या होता है आप जानते होंगे? GRADUAL होता है, ग्रेजुअल होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअल बी दिया है, जे दे रखा है। तो ग्रेजुअल आपका बी है राइट ऑप्शन। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना क्रमशः, जिसे बोला जाता है क्रमशः बोला देंगे, या आपका क्रमिक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। म्यूचुअल क्या हो जाए? म्यूचुअल फंड है, आपसी। और यूजुअल मतलब कि एक प्रकार का आयन होता है। तो सर जी बी ऑप्शन ग्रेजुअल यहाँ से आपका इनकरेक्ट है, जो कि राइट स्पेलिंग हो जाएगा GRADUAL होता है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। दिस डिस्काउंट कूपन आर फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो साथी कोई भी क्या होता है, कोई कूपन मतलब कि जब से आपका इशू होता है वो कब से कब तक रहता है। जैसे सवाल को पढ़िए, दिस डिस्काउंट कूपन आर अटेस्टेड होगा प्रश्न कीजिए। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि कोई मतलब कि कूपन जिस दिन से मतलब कि आप देखेंगे मतलब जारी किया जाता है उस दिन से लेकर 6 महीने के बीच तक इसका क्या रहती है? वैलिड रहती है, वैध रहती है ना। तो क्या बोल सकते हैं? दिस डिस्काउंट कूपन आर वैलिड हो जाएगा मेरे भाई, वैलिड वैध जो हो जाएगा, वैध फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब से यह
आपका कूपन जारी हुआ, ये वैलिड है केवल 6 महीनों के लिए। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। और टेस्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सांख्यिक होता है। क्या होता है सदी, सांख्यिक होता है। और आप बोल सकते हैं टेस्टेड का मतलब आप देखते हैं चखना, स्वाद लेना, और आपका सॉलिड मतलब कठोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर आपका, और इंग्लिश का सवाल ऐसे आएगा, यदि आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, अपने आप ऑप्शन निकल के आएगा आपके सामने, याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। अब आपसे पूछा स्टर्न का मतलब, स्टर्न का मतलब होता है कठोर, एक प्रकार का बोल सकते हैं। तो कठोर का बताइए मतलब क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखिए आपका स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट मतलब आप देखते हैं बहुत कठोर, और आपका मिल्ड मतलब हल्का होता है, साथ ही क्या होता है, हल्का होता है। और लेनियन का मतलब होता है उदार होता है। और आपका जेंटल मतलब संजन, लेकिन हमें तो स्टर्न यानी कठोर का बताना है, सिनोनिम्स मतलब सेम बताना रहता है, तो स्टर्न का स्ट्रिक्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है, वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। ग्रामेटिकली एरर आपको यहाँ बताना है साथियों। देखिए दोस्त, यदि आपके पेपर में डिड के बाद आने वाली जो वर्ब होती है, यहाँ पर देखिए वाई डिड दिया है ना, डिड के बाद आने वाली वर्ब, आपका जो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रमुख होती है। क्या सदी, फर्स्ट फॉर्म में प्रमुख होती है। तो यहाँ पे आप देखिए स्पेंट दिया है, तो स्पेंट की जगह क्या होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका वाई डिड यू स्पेंड दिया है ना मेरे भाई, हमेशा याद रखिए प्रमुख, यदि डिड के बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो सबसे प्रमुख होता है, फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वाई डू स्पेंड की जगह क्या होगा, वाई डिड यू स्पेंड की जगह आपका वाई डिड यू स्पेंड होगा मेरे भाई। तो इसमें से सी क्या हो जाएगा, आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो 42 का सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमेशा याद रखिए डिड के बाद हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है भाई। तो यहाँ पे स्पेंड दिया है मेरे भाई, याद रखेंगे आप लोग। तो 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना, एक प्रकार का क्या होता है साथी, भड़काना होता है। तो इसका मतलब प्रोक का भड़काना। तो इनरेज का मतलब क्या होता है, क्रोधित करना। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है साथी, घूस देना या संतुष्ट करना। प्लेसेट का मतलब सांत्वना देना। और हिंडर मतलब बाधा रोकना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे कि भड़काना का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, तो भाई याद रखिएगा आप लोग, क्रोधित करना हो जाएगा, इनरेग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी लास्ट ईयर। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा टेंस है, आप यहाँ पर टेंस पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, इसमें से कौन सा टेंस लग रहा है आपको। माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी लास्ट ईयर, इसका मतलब इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट वाला, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो और इसमें वर्ब क्या होता है साथियों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो माई एम्प्लॉयर रेज्ड होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा रेज, जैसे कि रेज, रेज्ड, रेज्ड। जो रेज का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रेज, सेकेंड फॉर्म रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड ही होता है। तो यहाँ से माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्वामी दयानंद द आर्य समाज। बताइए सर, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था ना, आपके पेपर में सवाल पूछता है, ये पेपर में आया हुआ है। तो स्वामी दयानंद इन्वेंट किया था क्या, बताइए क्या किया था, कि डेवलप किया था, कि फाउंडेड किया था। बिल्कुल सर जी, फाउंडेड किया था, स्थापना किया था ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन्वेंटन का मतलब क्या होता है, आविष्कार होता है। डेवलप मतलब क्या होता है, विकास, विकसित करना। डिस्कवर मतलब खोजना होता है। तो यहाँ से फाउंड, स्थापना किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। सीज का मतलब क्या होता है साथी, सीज का एक प्रकार का बोल सकते हैं बंद करना, बंद करना साथी। जैसे कि गाड़ी सीज होता है ना, वो नहीं, ये दूसरा सीज है, बंद करना होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एंटोनिम है भाई विलोम से, स्टॉप मतलब रोकना है, कैच मतलब पकड़ना, हाल्ट मतलब आपका रुकना या पड़ाव, स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बंद करना तो स्टार्ट करना, अपोजिट। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है। मेडिक्योर, लेजिबल, ओपेक या सजेशन। बताइए साथी। मेडिक्योर मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखते रहिए। मेडिक्योर मतलब आपका औसत दर्जे का, जिसे आप बोलते हैं ना बहुत ही औसत दर्जे का ये था। और लेजिबल का मतलब पढ़ने योग्य था।
ओपेक मतलब आप जिसे बोलते हैं अपारदर्शी। सजेशन, सजेशन आप क्या बोलेंगे, सुझाव, लेकिन सजेशन का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, SUGGESTIN होता है। ये पे यहाँ देखिए सिंगल जी दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, इनकरेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। योर गेस इज एज अ गुड एज अ माइन, वन इडियम बताइए। जैसे कि योर गेस इज अ गुड एज माइन, इसका मतलब उत्तर देने के लिए विचार न होना है। भाई उत्तर देने के लिए जैसे कि कोई विचार ही नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग के पास कोई आइडिया ही नहीं रहेगा उस आंसर का जवाब देने के लिए। तो टू हैव ए नो आइडिया ऑफ दिस आंसर या टू हैव ए नो आइडिया ऑफ द आंसर, बिल्कुल सर जी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। योर गेस इज एज अ गुड एज माइन मतलब उत्तर देने के लिए विचार ही नहीं हमारे पास बचा है कि यदि हम लोग का पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि हम लोग के उसका उत्तर देने के लिए ही विचार न बनाए, तो याद रखिए टू हैव ए नो आइडिया ऑफ द आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 49। द यंग ऑफ ए फ्रॉग, द यंग ऑफ ए फ्रॉग को क्या बोला जाता है, मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोला जाता है। बिल्कुल सर जी, टैडपोल बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। और एंटीलोप किसे बोलते हैं, क्या बता सकते हैं साथियों, एंटीलोप किसे बोलते हैं, कीटन, कीटन किसे बोलते हैं, कीटन जैसे बिल्ली का बच्चे के बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। वीट इज वाइडली बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज, तो साथी जैसे कि वीट इज वाइडली ग्रो होगा या ग्रोन होगा बताइए, हमेशा याद रखिए। तो इसमें आपका थर्ड फॉर्म का यूज होगा, किसका, थर्ड फॉर्म का। ग्रो आपका उपजना होता है, इसकी वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रोन हो जाएगा। तो आपका वीट इज वाइडली ग्रोन बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज, वीट इज वाइडली ग्रोन, बस साथियों इसका जो आउटपुट है वो मत बहुत समय अच्छा खासा नहीं हुआ, इसका उपजाऊ निकला। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ग्रास का मतलब क्या होता है, आप याद रखिए शकल या कुल बोलते हैं, या आपका ग्रोन का मतलब होता है साथियों दर्द से कराहना होता है, और आपका ग्रिल्ड मतलब क्या होता है, पकाना होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपके पेपर में ऐसा सवाल आएगा, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पढ़ लेना है। जैसे सिनोनिम्स पूछा यानी पर्यायवाची, तो चैलेंज क्या बता दीजिए, चैलेंज मतलब कि क्या होता है, चुनौती, अपने आप को मतलब कि प्रश्नित करना, लगाना। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, क्या अप्रूव कर देंगे, मंजूरी दे देंगे, या कैरी करेंगे, या ढो देंगे, या प्लेस कर देंगे, स्थान कर देंगे, क्वेश्चन करेंगे। बताइए क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन कर देंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके साथी बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर ऑफ वंस काइंड, तो साथियों जैसे कि आप बोल सकते हैं इसके लिए वन वर्ड, अपनी तरह से अंदर लोगों के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति। जैसे कि आप जिस तरह हैं आपको बिल्कुल वैसे ही आदमी पसंद है, आपको उन्हीं से जुड़ना बहुत पसंद है, आप जुड़नों की मतलब जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पंजेंट हो जाएगा, क्या बताएंगे राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, वेनियल हो जाएगा, या ग्रेगेरियस हो जाएगा, पेडेंटिक हो जाएगा। तो साथ ही याद रखिए ग्रेगेरियस हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस होगा, लोगों से मिलना जुलना पसंद करने वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। और पेडेंटिक का मतलब क्या होता है साथियों, याद रखिए पंडिताऊ, जिसे पांडित्य दिखाने वाला। और वेनियल का मतलब क्या होता है, क्षमा योग्य, पाप गलती मामूली होता है। ओके तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 53। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, विस्कस का एंटोनिम बताइए। यहाँ पे गाढ़ा और चिपचिपा होता है, सती क्या होता है, गाढ़ा बहुत और चिपचिपा होता है विस्कस का मतलब। तो क्या हो जाएगा, वैटरी हो जाएगा, वैटरी मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए विस्कस के यदि आपसे साथियों सिनोनिम्स पूछ दिया तो सिनोनिम्स क्या होता है, थिक होता है, विस्कस का सिनोनिम्स क्या होता है, थिक होता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके एंटोनिम लेकिन इसका वाटरी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अ ब्लाइंड स्पॉट, जैसे कि एक अंधा स्थान, जैसे वह स्थान जिसे देखा नहीं जा सकता, वह क्षेत्र जिसे देखा नहीं जा सकता है, कि कोई अंधा मोड़ होता है, कोई उसमें आता जाता तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, जो आपके एरिया में रेंज है आप विजिबल नहीं करते, विजन नहीं कर सकते, जो आपके एरिया मतलब कि प्रॉपरली तरीके से आप नहीं देख सकते, जो आपके सामने नजर है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, अब ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। तो डी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए तो आपको चूज करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लॉकर हो जाएगा, रिप्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, टाइट,
टाइट मतलब तंगी, चुस्ती, टाइट का स्पेलिंग TIGHT होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बताइए साथियों, आप सभी कितना स्कोर बना आज की सेशन से, एकदम ईमानदारी से बताइएगा साथियों, क्योंकि हम डेली आपको क्लास पूछते हैं और आप लोग बताते नहीं, 2 ही 4 ऐसे हमारे साथी रहते हैं जो कि अपना बिल्कुल अच्छे से क्लास ज्वाइन करते हैं और अपना स्कोर बताते हैं। एक बार अपना अपना स्कोर जरूर बताइए साथी। ओके दोस्त, सो चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। 12:30 बजे आप सभी से बहुत अच्छा से आज चर्चा होगी, क्योंकि कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की चैनल पे जितने भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।